नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है। तो हालांकि एटमॉस्फेयर आप देखेंगे कि आप इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इसको ज्योग्राफी में देख करके थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अब इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि एटमॉस्फेयर बोलते किसको हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये अगर अर्थ है तो हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, तो एक्सपेंशन ऑफ एयर दैट सराउंडेड अराउंड द अर्थ। ठीक है। तो ये सब एयर है, तो ये सब इसके सराउंडेड है। ठीक है। तो इसी को एटमॉस्फेयर बोला जाता है। ठीक है। और एटमॉस्फेयर में द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। इसमें ढेर सारी गैसेस मिलती हैं एयर में। एयर का कॉम्पोजिशन होता है, एयर जो है वो मिक्सचर होता है। ठीक है। कोई एयर एक कंपोनेंट नहीं है, मिक्सचर है। तो उसमें आप देखेंगे कि नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, आर्गन रहेगा, CO2 रहेगा। ठीक है। कुछ जहरीली गैसें भी कहीं कहीं से निकलती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती हैं। ठीक है। तो उसको हैजार्डस एनवायरनमेंट बोला जाता है। ठीक है। हैजार्डस एटमॉस्फेयर। तो ये चीज़ हो गई। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है उसका कॉम्पोजिशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। कि हवा में क्या चीज़ कितना रहता है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा है वो नाइट्रोजन रहता है। ठीक है। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग अर्थ, मार्स, ये सब जब प्लेनेट के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी एक चीज़ आया था कि यहाँ पे CO2 इतना परसेंट है, मीथेन है किसी के एटमॉस्फेयर में। तो कहीं ना कहीं वहाँ से इस चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक। तो अब नाइट्रोजन इसमें 78.8%। ठीक है। और सेकेंड नंबर पे इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन है। तो ये जो ऑक्सीजन है, यही हमारे लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि अगर नाइट्रोजन ना रहे इसमें तो ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। तो आप एक चीज़ इसमें गूगल कीजिएगा कि एयर का कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो हमारे के हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। तो आप देखेंगे इसको पाएंगे 30% के आसपास तक, तब तक तो ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर जाता है तो वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। और वैसे ही नाइट्रोजन अगर 78% है और ये अगर बढ़ जाता है तो नाइट्रोजन एज ए इनर्ट माना जाता है। ठीक है। ठीक है। तो आप अगर नाइट्रोजन का अगर परसेंटेज बढ़ता है, इनफैक्ट ये भी है कि अब जैसे मान लीजिए इसमें 20% ऑक्सीजन है, कोई भी चीज़ अगर बढ़ेगी तो ये डेफिनेटली कम होगा, तभी तो बढ़ेगा। क्योंकि ये तो अगर ऐसे है और इसमें अगर 20% ये है और बाकी रेस्ट ऑफ द गैस है, तो ये बढ़ेंगे तो ये कम होगा ही। तो उसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर कम होता है तो वो हमारे लिए हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि मिनिमम जो अगर ऑक्सीजन है वो 16-17% तो होना ही चाहिए, नहीं तो उसके बाद आदमी सांस नहीं ले पाएगा और मर जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे आर्गन है 0.93%। ठीक है। और ये रहा आपका CO2 0.0%, 0.04%। अब इसी यही जो है आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह से या ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोला जाता है, ये गैस बढ़ रही है। ठीक है। इसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया 0.04 से 0.08 तक। फिर भी मतलब लिमिट अगर ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बढ़ता है 1%, 0.1% भी आ जाता है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, अर्थ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर ऐसे अर्थ है और यहाँ पे आप मान लीजिए ये आपका एटमॉस्फेयर है, तो जो शॉर्ट वेव आती हैं वो आने को तो आ जाती है शॉर्ट वेव, क्योंकि इनकी हाई फ्रीक्वेंसी रहती है। तो अर्थ से टकरा करके लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो गैसेज हैं इसमें अगर CO2 या मीथेन या कोई भी वाटर वेपर वगैरह जिस तरह की गैसेज हैं, वो इसको क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। अगर ये ट्रैप ना करें ये गैसेस, तो आएगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो जो अर्थ है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। टेम्परेचर आप देखेंगे कि फिर नेगेटिव में रहेगा, या फिर रहेगा भी तो बहुत कम रहेगा, जो हमारी लाइफ के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है। तो सम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी ट्रैप इन द अर्थ। तो अब ये अगर इतना तक अगर कॉन्सेंट्रेशन है 0.04 तक, तब तक तो ठीक है, उतना ट्रैप कर लेता है कि आराम से 20-25 डिग्री मेंटेन रहता है, तो हमारी लाइफ चलती रहती है। लेकिन इससे ज़्यादा जब बढ़ता है तो ये उस हीट को ट्रैप कर लेता है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो जो उसी के कारण उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, और उसको ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पे नियॉन देख सकते हैं आप, 0.02%, 0.002% है। क्रिप्टन है 0.0001%, हीलियम है 0.0005%, हाइड्रोजन है 0.00055%, जेनॉन है, ये इतना है। ठीक है। तो ये नीचे की गैसेस का उतना कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ तक नियॉन तक थोड़ा बहुत पता रखने से ठीक है।
अब देखिए डायरेक्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड पे आ गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग द हैवीएस्ट गैस। अब इसमें आप देखेंगे मोलिकुलर वेट के हिसाब से देखेंगे तो नाइट्रोजन का 14 14 दूनी 28 ही है। कार्बन डाइऑक्साइड का 12 प्लस 16 दूनी 32, लगभग 44 है। तो सबसे हैवी जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये अब सबसे अब अगर ऐसे भी अगर आप ये एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर, तो जो सबसे लोअर लेयर है चूंकि हैवी होने के कारण ये भी, तो ये नीचे वाले लेयर पे रहता है, ठीक है, यही हीट को ट्रैप करता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का भी रहता है 18 के आसपास। एंड वाटर वेपर आर प्राइमरली परमिएबल टू द सनरेज। अब ये जो है परमिएबल है, जो शॉर्ट वेव आ रही हैं उसमें परमिएबल है, लेकिन इनएक्सेसिबल टू द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये जो है इनको ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि जब बादल रहता है, बारिश नहीं, बारिश होगा तो कंडेंसेशन हो जाएगा तो गर्मी में ठंडी में बदल जाएगा, लेकिन खाली बादल होना तो उमस बहुत होती है, आप देखेंगे वो इसीलिए होता है कि ये हीट को ट्रैप कर लेता है और अर्थ जो है वो कूल नहीं हो पाता है, इसकी वजह से हमें गर्मी लगती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और लिटिल अमाउंट ऑफ ओजोन गैस। ये क्या आप, ये एक चीज़ आप देखेंगे कि जो ये लेयरिंग है, ये अगर ऐसे है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ओजोन का लेयर रहता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। लेकिन अब ये जो शॉर्ट वेव जैसा कि मैं बता रहा था आ रही हैं, तो ये आप देखेंगे स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन लेयर है ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद ये फिल्टर करके भेजता है। तो इसीलिए ओजोन जो है, ओजोन लेयर जो है हम लोगों के लिए बचाने का काम करती है, लाइफ सेविंग के काम करती है। तो इसीलिए इसको हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। हालांकि ये भी रिस्पॉन्सिबल है, जितनी गैसेस हैं सब रिस्पॉन्सिबल है टू सम एक्सटेंट सब। लेकिन जो जो हमारे जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो हमको चाहिए ही 20%, नहीं तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो उसके फायदे अधिक हैं, तो इसीलिए उसको हम लोग उसमें डाल नहीं सकते, ठीक है। ओजोन गैस इज फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की मैं बात कर रहा था। और उसका एल्टीट्यूड आप देखेंगे 15 से 35 किलोमीटर है एबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। ओजोन गैस एब्जॉर्ब्स द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट, इसी की मैं बात कर रहा था, ठीक है। और ये जो है आकर के स्किन कैंसर वगैरह करती है, मतलब कुल मिला जुला हमारे लिए डेट्रीमेंटल होती है, हैजार्डस होता है हम लोगों के लिए, ठीक है। वाटर वेपर, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब सोलर हीट एंड सोलर रेडिएशन। ये जो है एब्जॉर्ब कर लेती है सोलर रेडिएशन को। तो एब्जॉर्ब कर लेगी तो मतलब ये हीट को ट्रैप कर लिया, हीट को ट्रैप कर लिया तो वो गर्मी देगा, तो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा। तो वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर, यही इसी की बात कर रहा था मैं, ठीक है। द स्काई अपीयर्स ब्लू। अब देखिए, अब जो स्काई है वो ब्लू क्यों अपीयर होता है, वैसे तो ब्लैक है वो, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो लाइट की स्कैटरिंग है, अब अगर ऐसे है कोई सरफेस है सपोज, अगर ऐसे कोई सरफेस है मान लीजिए, तो यहाँ पे आया और ये इधर चला गया, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब मान लीजिए अगर ऐसे आया, इधर 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 चारों तरफ फैल गया, तो इसको स्कैटरिंग बोलते हैं, फैलना अर्थ को। तो ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे, ये जो आपका धूल के कण वगैरह होते हैं जो डस्ट, तो यहाँ पे स्कैटरिंग होती है, ठीक है। तो स्कैटरिंग की वजह से वो आपको ब्लू दिखने लगता है। तमाम लाइट के फेनोमेना है वो आप देख लीजिएगा। एब्जॉर्ब भी होता है, जैसे अगर ऐसे आया तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये कुछ एब्जॉर्ब हो गया। तो आप देखेंगे कि जो आपका हीट हमारा जो ट्रैप हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, या अल्ट्रावायलेट रेज जो है ओजोन गैस में ट्रैप होती है, तो ये लाइट्स के सब फिनोमिना है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है। तो हमने जैसे कि बात कर ली, अब ये अगर अर्थ है तो इसके ऊपर ऐसे एटमॉस्फेयर का एक, ये एटमॉस्फेयर ऐसे, ठीक है। तो अब एटमॉस्फेयर में फिर लेयरिंग है और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कैसे उसका बिहेवियर है, सारी चीज़ हम देखते हैं। तो आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर जब जाएंगे, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आएगा, ठीक है। ट्रोपोस्फियर स्फीयर के पास आप देखेंगे स्ट्रेटोस्फियर आएगा, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद आप देखेंगे मीजोस्फियर आएगा, मीजो के बाद आयोनो, आयोनो के बाद थर्मो, एक्सो, इसको कंबाइनली थर्मोस्फियर बोला जाता है, ठीक है। ठीक है। तो अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देखेंगे कि हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो लगभग 20 किलोमीटर तक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। तो
एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद ये जो है ये ऐसे करके, और ये आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे ऐसे टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। अब उसके बाद टेम्परेचर होल्ड हो जाता है, वापस से टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसी में आपका एक यहाँ पे लेयर है ओजोन का, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्व कर ले रहा है अल्ट्रा वायलेट रेस को जो आ रही है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब ये की जाने वाली स्ट्रेटोपॉज आता है, फिर वापस से टेम्परेचर डाउन होने लगता है, ठीक है। टेम्परेचर डाउन होने लगता है, फिर वापस से टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ मीजो पास हो गया, और इसको कंबाइनली जो है आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर को कंबाइनली हम लोग थर्मोस्फीयर बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। क्योंकि आयोनाइजेशन वगैरह होता है, अब यहाँ से जो है ये आयोनाइजेशन की वजह से यहाँ से जो जो भी रेडियो वेव्स वगैरह रहती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, निकलती नहीं है। नहीं तो क्या होता है, रेडियो वेव्स जो है हम लोग जो रेडियो वगैरह सुनते हैं या फिर जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो हो नहीं पाता, वो निकल जाती है, ऐसे अर्थ से निकल जाती है। तो यहाँ से ये अर्थ को बैक कर देती है, तो इसलिए हमको इसका मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का इसमें कुछ है, तो ये आपको डायग्राम वगैरह याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला लेयर जो है ये आपका ट्रोपोस्फीयर का हो गया, दूसरा लेयर स्ट्रेटोस्फीयर का हो गया, ये मीजोस्फीयर का हो गया, और ये यहाँ पे आप देखेंगे आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर है। तो इसमें इन दोनों को कंबाइनली थर्मोस्फीयर बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके सारे का हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह सब चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, क्योंकि हम नीचे अर्थ पे रहते हैं ऐसे, और यहाँ पे अगर ऐसे है तो हम नीचे से ही चलेंगे, ठीक है। कैसे कैसे टेम्परेचर का हो रहा है, तो आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं तो आप देखेंगे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो वो मैं बताया क्यों हो रहा है, कि ऐसे अगर आपका शॉर्ट वेव आ रही है और अर्थ से ऐसे लॉन्ग वेव निकल रही है, तो जो ये आपका ट्रैप कर रहा है हीट, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हुए कूल होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अर्थ की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ ने जो हीट एब्जॉर्ब की है उसकी वजह से ये अर्थ सरफेस है, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। यहाँ से जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। तो द लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द नासा द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज 8 to 15 किलोमीटर। तो 8 से 15 किलोमीटर तक अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको ये फिनोमेना देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब ये 8 से 15 की रेंज के लिए आप देखेंगे कि अब जैसे अगर ये अर्थ है, तो अब अर्थ को नहीं ऐसे बनाते हैं, अगर अर्थ को हम ऐसे बनाएं और इधर अगर सन को रखें, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है, यहाँ पे थोड़ा ये बल्ज रहेगा, ठीक, इसलिए कि यहाँ पे टेम्परेचर, ये इक्वेटर है तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे जो है जो एटमॉस्फेयर है वैसे अगर पकड़ लें तो ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे ये दोनों साइड पोल है, तो यहाँ पे जो है उसका कम रहेगा, तो ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इक्वेटर पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये जो एक्सपेंशन इसका या काफ़ी एक्सपेंडेड वे करेगा, एयर जो है गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से थोड़ा फैलाव रहेगा। और यहाँ जो है पोलर वाले एरिया में, तो जो ये 8 किलोमीटर है ये आपके पोलर वाले एरिया में से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 15 किलोमीटर जो है वो इक्वेटर पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एवरेज हाइट मोटा मोटी हम लोग 12 किलोमीटर मान के चलते हैं, और यहाँ तक टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। तो जो लियोन टेरेंस है डेपोर्ट, इसने इस लेयर का नाम दिया था, ठीक है। द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इंक्रीजेज इन समर एंड डिक्रीजेज इन विंटर। तो ये हमने बात कर ली कि जब समर होगा तो बढ़ेगा, इक्वेटर पे जैसे समर में गर्मी है, टेम्परेचर है, समर है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो उसका लेयर जो है बढ़ जाएगा। और जब विंटर आएगा तो ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होगा तो एयर जो है सबसाइड करेगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऑन एन एवरेज जो है 1 किलोमीटर जाने पे लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। ये एवरेज है, ये नॉर्मली कभी कोई पूछ लेता है, ठीक है। इतना तो कम होगा ही, ठीक है, पर किलोमीटर, ठीक है। एलिवेशन इन ट्रोपोस्फियर, दिस फॉल इन टेम्परेचर इसका लैप्स रेट, ठीक है। यहाँ पे लैप्स रेट बोला जाए क्योंकि इसी रेट से आपका लैप्स होना स्टार्ट होगा, ठीक है। वेरियस एटमॉस्फेरिक फिनोमेना लाइक हेल, फॉग, फ्रॉस्ट, थंडरस्टॉर्म, रेन, थंडर, ये सब जो सारी जितने भी फिनोमेना है ये आपको इसी जो ये जो ट्रोपोस्फियर है इसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर जो बादल हैं ये सब यहीं पे रहते हैं, बादल होगा, फिर आंधी वगैरह भी आएगी, सारी जो चीज़ें हैं, सारे फिनोमेनास हैं, ये इसी में होंगे, ठीक है। वाटर, क्योंकि आप देखेंगे कि जो वाटर वेपर है
ये इसी में सब वाटर वेपर वगैरह रहता है, ठीक है, धूल वगैरह इसी में रहता है, ठीक है। तो इसलिए थंडर स्टॉर्म, रेन है, थंडर, ये सब जो है, फॉग फ्रॉस्ट, ये सब इसी में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जेट स्ट्रीम की बात कर रहा है, ठीक है। जेट स्ट्रीम जो एयर का जो स्पीड से जो एयर चलती है ऊपर में, एटमॉस्फेयर के ऊपर लेयर में जो चलती है, उसको हम लोग जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और ये जो है इसके अपर पोर्शन में चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो बादल बादल है, यहाँ तो स्पीड वैसे भी नहीं मिलेगी। तो जेट स्ट्रीम जो है इसकी अपर में हाई स्पीड एकदम 300-400 किलोमीटर की स्पीड से जो है हवा चलती है, तो ये उसको बोलते हैं, ठीक। कन्वेक्शन करंट आर फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर। तो यहाँ पे जो करंट है आप देखेंगे, इसको कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। कन्वेक्शन करंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो भी इसमें फिनोमिना हो रही है हीट की वजह से हो रही है। अब यहाँ हीट ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। यहाँ पे हीट ज़्यादा है, इधर टेम्परेचर कम है, तो यहाँ से यहाँ आएगा। तो इस तरह से इसमें मूवमेंट होता है। तो जो भी करंट मूवमेंट हो रहा है एयर का, एयर ही अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर एयर है और यहाँ पे लो टेम्परेचर है, तो इधर को जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कन्वेक्शन करंट। ये पूछता है कि जो हीट ट्रांसफर होता है, तो एग्जाम में इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वगैरह होता है उसमें क्या होता है, और टेम्परेचर जो है डिफरेंस की वजह से जो कैसे होता है, तो वो आपको एग्जाम में बताना रहेगा। कन्वेक्शन करंट जो है वो होता है, ठीक है। जो मीडियम है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ट्रोपोस्फियर रीजन को कन्वेक्टिव रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। द अपर बाउंड्री ऑफ ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज, ठीक है। जहाँ पे फिनोमेना स्टॉप हो जाती है, पॉज हो गया, और वहाँ से फिर अब दूसरा फिनोमेना स्टार्ट हो गया। टेम्परेचर बढ़ने का है, वैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ये अगर आपका ऐसे है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके, तो यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, और यहाँ पे जाने के बाद ऐसे वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस लेयर में ओजोन लेयर रहती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब टेम्परेचर इस लेयर में आपका बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में आप देखेंगे द एवरेज एक्सपेंशन ऑफ, इसमें ये 12 से 50 किलोमीटर है, ठीक है। वो कितना था, वो कितना था, वो 8 से 15 किलोमीटर था, ठीक है। एवरेज 12 किलोमीटर आ रहा था, और ये जो है इसका थोड़ा लंबाई ज़्यादा है, 12 से 50 किलोमीटर। तो अगेन सेम चीज़ कि वो टेम्परेचर की वजह से ही, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही कहीं कहीं उसका रेंज जो है 50 किलोमीटर तक आपको मिलेगा, और कहीं कहीं 12 किलोमीटर ही मिलेगा, ठीक है। अदर फिनोमिना भी उसमें मतलब वर्क करती हैं, ठीक है। द स्ट्रेटोस्फियर इज थिकर एट द पोल। अब यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर है, यहाँ पे ये थिकर है, ठीक है। तो अगेन वही जो लेयर है वो वहाँ पे जमा रहेगा, तो वहाँ पे लेयर ज़्यादा बनेगा, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इक्वेटर है वहाँ पे कम रहता है, ठीक है। दैट इज वाई अंटार्कटिक स्ट्रेटोस्फियर इज थिनर देन आर्कटिक, ठीक है, थिकर एट द पोल, ठीक है, एंड thicker the pole than that of equator, ठीक है, because the stratosphere wind system is southern hemisphere is not sufficient, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग ओजोन टुवर्ड द साउथ पोल, ठीक है। तो अंटार्कटिक में आप देखेंगे कि वो लेयर कम है, तो उसमें अदर ये जो फैक्टर आ रहा है, क्योंकि ड्यू टू द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ओजोन टुवर्ड द साउथ पोल, ठीक है। इनिशियली द टेम्परेचर ऑन द स्ट्रेटोस्फियर रिमेन्स कांस्टेंट, बट सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर द एल्टीट्यूड ऑफ 20 किलोमीटर, ठीक है, वो बढ़ने लगता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो लेयर है ये क्रॉस कर चुका है, यहाँ पे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, लेकिन इसके ऊपर जो ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो एब्जॉर्व हो जा रही हैं, इसकी वजह से इसके इस साइड में ऊपर वाले पार्ट में टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो द स्ट्रेटोस्फियर इज एक्सट्रीमली ड्राई। अब ड्राई इसलिए है कि यहाँ मॉइस्चर वगैरह जैसा कुछ है ही नहीं। मॉइस्चर, क्लाउड, हेल स्टॉर्म, ये सब जो है सारा कुछ ट्रोपोस्फियर का आपको फिनोमिना मिलेगा देखने को, ठीक है। इसमें कुछ मॉइस्चर वगैरह उतना नहीं रहता नहीं है, ठीक। द एक्सट्रीमली ड्राई स्ट्रेटोस्फियर रिजल्ट इन वेदर रिलेटेड इवेंट स्कैंट रेनफॉल, ठीक है। देयरफॉर दिस इज आइडियल फॉर द फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो हाई फाई जो जेट एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, उनको इस एरिया में उड़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बादल वादल कुछ नहीं था, एकदम क्लीन रहता है, स्कैंट रेनफॉल होता है, बहुत ही मिनिमम चांसेस जो है वो रहते हैं, ठीक है। अब सर्कस बोल रहा हूँ, साइरस क्लाउड है जो वो समटाइम फाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर। कभी कभी जो है साइरस क्लाउड जो है कभी कभी वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और ये जो है इसको द मदर ऑफ पर्ल क्लाउड बोला जाता है, ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। अब अगेन ये जहाँ पे खत्म हो रहा है उसको स्ट्रेटोपॉज बोल रहे हैं, और यहाँ से वापस से फिनोमेना आपकी लो टेम्परेचर वाली स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे द ओजोनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। द ओजोनोस्फीयर बोल रहा है, ठीक है, ओजोनो, आइनोस्फीयर नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओजोनोस्फीयर, ओजोन
इसी इसी लेयर में रहता है ओजोन, इसलिए इसको ओजोनोस्फीयर बोला जाता है। और ये जो है 15 से 35 किलोमीटर तक ही मिलता है, संपूर्ण मतलब संपूर्ण लेयर में वो मिलता नहीं है, ठीक है। नोट, अब डॉप्सन यूनिट जो है, इसकी जो मोटाई है, जो लेयर की मोटाई है, इसको मापने की एक इकाई होती है, यूनिट होता है, उसको ये बोलते हैं डॉप्सन यूनिट, ठीक है। और डॉप्सन यूनिट यूज्ड एज द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। अब इसमें ऐसा कुछ रहता है कि पर सेंटीमीटर कितनी मोटाई है, इस टाइप का कुछ इसका मापने का रहता है, ठीक है। ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन द ओजोनोस्फीयर, ठीक है। ओजोनोस्फीयर अगर उसको कैटेगोरिकली अगर देखा जाए तो उसको बोला जाता है, ठीक है। ओजोनोस्फीयर इज आल्सो नोन एज द प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ द अर्थ। और प्रोटेक्टिव क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट से हमारी रक्षा कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है। अब इसके बाद आता है आपका मीजोस्फीयर, ठीक है। तो मीजोस्फीयर एक्सटेंडेड अप टू द 50 से 80 किलोमीटर तक, ठीक है। पहला 8 से 15 था, दूसरा 15 से 50 था, और ये जो है 50 से 80 है, यानी इसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है, ठीक है, ये अबव द अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे नोक्टिस लुसेंट क्लाउड अपीयर, ठीक है। पहली बात तो इधर ऊपर अब क्लाउड वगैरह कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन ठीक है, एक अगर कुछ क्लाउड दिख भी जाता है तो इसलिए एबव द पोल जो है मिड मिड समर में कभी कभी दिख जाता है, ठीक है, वो भी पोल्स में दिखता है, ठीक है। मीजोस्फीयर इज रीजन वेयर noctilucent cloud are formed through the ice crystal which are created by the fine dust from the meteors, ठीक है। अब जो मीटियोर्स वगैरह आ रहे हैं उनकी वजह से ये सब बनता है, इसलिए यहाँ पे अपोल्स पे, ठीक है। देर इज ए ड्रॉप इन टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग हाइट इन, अब वापस आप देखेंगे कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक है। देर इज ए ड्रॉप इन टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग हाइट इन मेसोस्फीयर, यहाँ पे वापस से टेम्परेचर, तो अगर ऐसे जा रहा था टेम्परेचर डाउन हो रहा था, थोड़ा ऐसे गया, फिर टेम्परेचर बढ़ा, वापस से टेम्परेचर बढ़ डाउन जा रहा है, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन जाता है, माइनस माइनस में जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स आ रही हैं उनको ट्रैप करने का कुछ है ही नहीं, ट्रैप नहीं होगा कहीं से, तो आपको रिफ्लेक्शन कुछ तो मिलना चाहिए ना ट्रैप करने के लिए, तभी तो हीट रुकेगी, नहीं हीट रुकेगी नहीं, सीधा सीधा रेज जो है वो निकल जा रही है, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फीयर में इसलिए वहाँ पे रुक रही है क्योंकि वहाँ पे ओजोन है, ओजोन उसको रोक लेता है। अब अगेन चलते हैं, अब आयनोस्फीयर आता है, ठीक है। आयनोस्फीयर में आप देखेंगे ये 80 से 660 किलोमीटर तक इसकी हाइट रहती है, ठीक है। तो 15 से सॉरी 8 से 15 ये आपका रहता है ट्रोपोस्फियर, 15 से 30 ये रहता है, सॉरी 15 से 50 ये रहता है, 50 से 80 ये रहता है, 80 से 660 आपका आयनोस्फीयर रहेगा, ठीक है। देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसलिए इनको आयंस बोला जाता है, आयंस बोला ही जाता है, जैसे सी ए है, सी ए प्लस, इसको आयंस बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज रहेगा, पॉजिटिव या निगेटिव जो भी रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द हाइट इन एटमॉस्फेयर। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिकली वो क्या है कि जो रेज आती हैं वही वही इसको, जो वहाँ पे आपको कंपोनेंट होते हैं उनको चार्ज कर देती है, ठीक है। तो चार्ज कर देंगी तो इसलिए अब वहाँ पे वापस से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इंक्रीजिंग हाइट इन एटमॉस्फेयर, द आयनोस्फीयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, डी ई एफ जी, ए बी सी छोड़ दीजिए, डी ई एफ जी, ठीक है। इस लेयर में इसको डिवाइड कर, ठीक है। डी लेयर लो फ्रिक्वेंसी जो रेडियो वेव्स, जैसे मैं बता रहा था, आयनोस्फीयर यहाँ पे है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ से ये टकरा करके वापस हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव जो है लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। और ई लेयर में आपका कैनली हैवी साइड लेयर जो है इसको बोला जाता है, और ये अपने हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स जो है ये वहाँ पे नीचे हो जाते हैं, ठीक है। अब एफ लेयर में आते हैं, इसको एप्लेटन लेयर बोला जाता है। एप्लेटन लेयर में देखेंगे कि रिफ्लेक्ट द मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स और शॉर्ट वेव, इसमें एफ एम होता है ना, एफ एम से होता है ना, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव वगैरह का, उसमें भी कॉन्सेप्ट होता है ना, तो वो सब वही है, ठीक है। और जी लेयर रिफ्लेक्ट ऑल टाइप का, तो जो सबसे ऊपर जो जी लेयर है ये सारे को वापस कर देता है, ठीक है। तो इस जो अगर 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 ऐसे बनाए आयनोस्फीयर को, तो पहला लेयर आपका हो गया डी लेयर, दूसरा लेयर होगा आपका ई लेयर, उसके बाद हो गया एफ लेयर, और उसके बाद हो गया जी लेयर। तो ये क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी कर रहा है, ये हाई फ्रीक्वेंसी कर रहा है, ये लो और हाई दोनों जो भी बचा कुचा और शॉर्ट वेव टाइप का कर रहा है, और ये जो है कंप्लीटली कर दे रहा है, ठीक है।
तो अगर ये नहीं करता ना, तो हम आप देखेंगे हम रेडियो वगैरह सुन नहीं पाते, क्योंकि वहाँ से सारी रेज निकल जाती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ दिख रहा है, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, रडार ऑपरेटेड थ्रू द लॉन्ग फ्रीक्वेंसी बिग लेयर ऑफ द आइनोस्फीयर, ठीक है। कम्युनिकेशन सेटेलाइट आर इंस्टॉल इन द आइनोस्फीयर है, यहाँ पे सेटेलाइट जो है यहीं पे इंस्टॉल होती है, ठीक है, क्योंकि यहीं से उनको बैक होना होता है, ठीक है। द फंडामेंटल फिनोमिना ऑफ द आइनोस्फीयर आर द अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, साउथ पोलर लाइट, एंड अरोरा बायोलिस नॉर्थ पोलर लाइट, ठीक है। और अरोरा जो है कहता है कॉस्मेटिक साइन, सॉरी कॉस्मिक लाइट, साइनिंग लाइट होती है, ठीक है। तो अरोरा इज फॉर्म्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स वेव इमिटिंग फ्रॉम द सन, ठीक है, फ्रॉम द सन सरफेस, ठीक है। अरोरा यूजुअली अपेयर इन मिडनाइट, मिडनाइट को ये नॉर्मली वो एक चमकदार निकलता है ना, चमकता हुआ उसको बोल रहा है, ठीक है। अब सबसे बाहरी लेयर में चले जाते हैं, जिसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं हम लोग। सबसे बाहरी लेयर ये होता है जस्ट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये ऑफ द आइनोस्फीयर इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इज आउटर मोस्ट लेयर, और इसका जो है 640 से ऊपर जितना भी है वो होता है, ठीक है। और इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है, ये चलता ही चला जाएगा, ठीक है। द एक्सोस्फीयर इज डोमिनेटेड बाई द इलेक्ट्रिकली, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 1000 में टेम्परेचर चला जाता है। द एक्सोस्फीयर गैसेस लाइक हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे मिलती हैं, ट्रेसेस मिलती हैं, ठीक है। और देयर इज एब्सेंस ऑफ एयर टू ब्रीथ द इन द आइनोस्फीयर, ठीक है। तो आइनोस्फीयर में ही आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको एयर अब नहीं मिलेगी, अब आप सांस वगैरह वहाँ पे नहीं ले सकते। वैसे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, तो वैसे ही आपको सांस की दिक्कत आने लगेगी, लेकिन वहाँ तक तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, वहाँ पे आपको मर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ अब इसको यहाँ पे थोड़ा टेबल के फॉर्म में बना दिया है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर 15 किलोमीटर हाइट तक है, कहीं कहीं 8 किलोमीटर रहता है। डिक्रीज टेम्परेचर होता है यहाँ पे फिनोमिना जैसे ठंडा, स्टॉर्म, ये सब है। स्ट्रेटोस्फियर में आप देखेंगे 50 किलोमीटर तक थिकनेस है, और शुरू में तो कांस्टेंट रहता है, बाद में लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओजोन गैस मिलता है 15 से 35 किलोमीटर तक। मीजोस्फियर 50 से 80, इसमें डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि इसमें कुछ रहता नहीं है, कुछ ट्रैप हीट होता नहीं है, ठीक है। इसको अपर लिमिट को मीजोस्फीयर बोलते हैं। आइनोस्फीयर में ये सब कम्युनिकेशन सेटेलाइट वगैरह इसी में काम करती हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि आयंस वगैरह यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में आप देखेंगे तो इसका कुछ है नहीं, यहाँ पे हाई टेम्परेचर ट्रेसेस ऑफ H2 वगैरह मिलते हैं, ठीक है। इंसुलेशन एक टर्म आती है, उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि जो रेज आ रही है ना अर्थ से और पृथ्वी पर पड़ रही है, इसी को हम लोग इंसुलेशन बोलते हैं, ठीक है। द सोलर रेडिएशन दैट रीचेज टू द अर्थ इज इंसुलेशन, ठीक है। अब बीच में कहीं ट्रैप हो गया उसको नहीं बोलेंगे, अल्टीमेटली जो अर्थ तक पहुंच गई उसको हम लोग इंसुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ओनली 51% ऑफ हीट इमिटेड फ्रॉम द सन इज रीचेज। आप देखिए 51% ही केवल रीच कर रहा है, बाकी सब क्या हो जाए, कुछ तो आपको अल्ट्रावायलेट वगैरह आप देख रहे हैं कि ओजोन में चला जा रहा है। कुछ आइनोस्फीयर के अंदर जो जो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हो जा रहे हैं, वो भी कुछ हेड ट्रैप कर ले रहे हैं, तो ठीक है। और 2% ही जो है इंसुलेशन है ये, तो बाकी 51% आ रहा है और 2% ही ऊपर जा रहा है, तो कितना आप सोचिए, 49% एब्जॉर्ब कर ले रही है धरती, तभी तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो एब्जॉर्ब भी किस लिए कर रही है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट जो कर रही है यहाँ पे जो गैसेज हैं इसको ट्रैप करते रही है, ये वापस एक तरह से इसको दे दे रही है, ठीक है। तो एक तरह से ये, तो इस तरह का फिनोमेना, अगर सपोज एटमॉस्फेयर ना रहे ना तो ऐसे आएगी ऐसे निकल जाएगी, टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ेगा ही नहीं, हमेशा माइनस में ही रहेगा। तो जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन अब इसमें संख्या जब इसमें जब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये ना, इसमें CO2 बढ़ जा रहा है, वो बोलते हैं ना कि CO2 बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रहा है, इसीलिए तो हो रहा है सब, ठीक है। तो 2% की बात हो गई। द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब ओनली 14% ऑफ द सोलर रेडिएशन, तो कुछ एटमॉस्फेयर भी एब्जॉर्ब कर लेता है जब आती है रेडिएशन, तो ठीक। जो धरती पे पहुंचती है हमको सिर्फ उसी को इंसुलेशन बोलना है। अच्छा, अल्बीडो क्या होता है? अब अल्बीडो क्या है कि मान लीजिए जितना आया और कितना रिफ्लेक्ट हो गया, उसको अल्बीडो बोलेंगे। तो अल्बीडो इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन ऑन द सरफेस रिसीव एंड द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिफ्लेक्टेड बाय द सेम सरफेस, ठीक है। तो आएगी और चली जाएगी, तो इसका जो रेशियो है उसको अल्बीडो बोलते हैं। तो अल्बीडो आप देखेंगे जो आइस वगैरह रहता है ना, ये थोड़ा भी आपको एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये सब रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर आपको पूछेगा एल्बिडो किसका होता है, तो आइस का होता है, ठीक है। आप बर्फ़ को आप नंगी हाथ से देख नहीं सकते हैं, वो इतना रिफ्लेक्ट करेगा ना कि आप आँखों पर बहुत जोर पड़ेगा। अपना एक लगभग
27% द पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड टू स्पेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड। तो क्लाउड से ही बहुत सारे रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। कुछ कुछ का जो एल्बिडो इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, कुछ का कम रहता है। तो अल्बिडो आपका बादल का भी तो मिलेगा, सब चीज़ का मिलेगा आपको अल्बिडो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे उसको थोड़ा चार्ट में करके बनाया है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि लाइट आ रही है, टोटल रेडिएशन 100%, कुछ क्लाउड से वापस चला गया, कि कुछ अर्थ से रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ एब्जॉर्ब हो गया, 40% एब्जॉर्ब हो गया। और जब जहाँ पे क्लाउड नहीं है वहाँ पे देखेंगे 11% हो गया, यहाँ पे अर्थ पे 34% हो गया। फिर लॉन्ग वेव जो यहाँ से निकलती है उसको लॉन्ग वेव बोलते हैं, तो शॉर्ट वेव का हो गया। शॉर्ट वेव में आप देखिए कुछ निकल गया, कुछ स्पेस में चला गया, कुछ टर्बुलेंस और कन्वेक्शन में निकल गया, कुछ भाई एटमॉस्फेयर द्वारा कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया गया, कुछ कंडेंस हो गया। इस टाइप से इसको भी बनाया है, ठीक। अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर में आप देखेंगे कि द अर्थ रिसीव ए हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन, ठीक है। डायरेक्टिंग हीटिंग द सब्सटेंस बाय द ट्रांसमिशन ऑफ द हीट वेव इज कॉल्ड रेडिएशन, ठीक है। डायरेक्ट अगर कोई हीट पहुंच रही है हीट वेव्स के द्वारा, उसको रेडिएशन बोलते हैं। और इसके लिए कोई फिजिकल मीडियम वगैरह नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे सॉलिड है कोई, आप इसको टच करेंगे तो आप उससे हीट आपको मिल जाएगी, ठीक। इसको कंडक्शन बोलते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, और एयर के माध्यम से कोई मीडियम है, पानी है या कोई मीडियम है, एयर वगैरह है, वहाँ से अगर आपको हीट मिल जा रही है तो उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे बिना मीडियम के यहाँ से रेडिएशन डायरेक्ट आपको हीट दे दे रहा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन, ठीक है। तो कोई फिजिकल मीडियम नहीं चाहता। ये आप देखेंगे ऊपर में तो कोई, जब सन से आ रहा है रेडिएशन तो कोई मीडियम तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास पहुंच रहा है, तो ये रेडिएशन होता है, ठीक है। द अर्थ रिसीव हीट फ्रॉम द सन इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन, ये मैं बात कर चुका हूँ, शॉर्ट वेव से ये थ्रू मिलता है, ठीक है। और हीट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड टेरेस्टेरियल रेडिएशन, इसको लॉन्ग वेव बोलते हैं, ठीक है। टेरेस्टेरियल मतलब, टेरेस्टेरियल का मतलब लैंड हो गया, लैंड से जो रेडिएशन हो रहा है उसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। तो ये शॉर्ट वेव आया रेडिएशन का। अब ये फर्दर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको यहाँ पे एक रेडिएशन के माध्यम से हो रहा है। इसमें तीनों मीडियम काम करेगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों ही मीडियम रहेगा। अर्थ से जो निकलेगा, जो सन से आ रहा है वो सिंगल मीडियम रहेगा रेडिएशन, लेकिन यहाँ पे तीनों मीडियम रहेगा। तो कंडक्शन तो मान लीजिए जो इस पर जैसे बिल्डिंग वगैरह है वो हीट होती है, कंडक्शन हो गया। एटमॉस्फेयर वगैरह हीट हो रहा है, वो आपका कन्वेक्शन हो गया। कन्वेक्शन हमने बताया था, ट्रोपोस्फियर में कन्वेक्शन माध्यम चलता है। और बाकी जो हीट जिसकी वजह से हो रहा है उसको रेडिएशन बोल रहे हैं, ठीक है। टेरेस्टेरियल रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, ठीक है। द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन इज शॉर्ट वेव एंड क्रॉसेज द एटमॉस्फेयर रीच टू द अर्थ, ठीक है। एक वही चीज़ मैं ये सब बता चुका हूँ। रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव एंड हीट एंड लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये हो गया। एटमॉस्फेयर गेट वार्मर ड्यू टू द टेरेस्टेरियल रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ देन द, तो जो नीचे से जा रहा है ना रेडिएशन, उससे ज़्यादा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ना कि ऊपर से, क्योंकि इसको शॉर्ट वेव को ये ट्रैप नहीं कर पाता उतना, ये लॉन्ग वेव को ट्रैप करता है, ठीक है। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइंस द प्लेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। अब आइसोथर्म का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो पहली बात तो ये है कि जो आइसो लग गया ना, आइसो मतलब सेम, इसे आइसो बार बोलते हैं। तो सेम एटमॉस्फेयर, सॉरी सेम एटमॉस्फेरिक, सॉरी एटमॉस्फेरिक बोलना, सेम मोलिकुलर वेट को आइसो बार, बारिक, सॉरी आइसो बार मतलब सेम प्रेशर को बोलते हैं, ठीक है। तो अब आइसो जहाँ पे लग गया मतलब वो ये हुआ कि इक्वल है। तो मान लीजिए अब ऐसा एटमॉस्फेयर है और इस लेयर पे टेम्परेचर कुछ है, अब यहाँ पे बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो ये अब ये इक्वल टेम्परेचर की ये हो गया, ये हो गया, हो गया, इस तरह से क्लियर बन रहा है ना, कहीं पे ज़्यादा होगा कहीं पे, तो ये जो ऐसे लाइन एक बनेगी इसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्म, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आइसोथर्म लाइन्स आर ड्रॉ पैरेलल टू द लैटिट्यूड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। वही चीज़ लिख रहा है, द आइसोथर्म ऑटोमेटिकली टर्न डाउन टू द टेम्परेचर वेरिएशन एंड लैंड एंड वाटर, ठीक है। जैसे समंदर आ गया और लैंड आ गया तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा लाइन, ठीक है। लाइन वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगी क्योंकि हीट जो है आपको अब देखेंगे जब लैंड आ जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो इस तरह से वो लाइन चेंज होती रहती है, ठीक है। लाइन खींची इसीलिए जा रही है क्योंकि हमको इक्वल टेम्परेचर बताना है, ठीक है। द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन साउदर्न हेमिस्फीयर इज लेस फ्रिक्वेंट। और साउदर्न हेमिस्फीयर में तो उतना लैंड मास नहीं है, सब आइस कैप है, तो इसीलिए वहाँ पे उतना वेरिएशन नहीं मिलता। लेकिन आप जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में आएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे पहाड़ है, जंगल है, पर्वत है,
समंदर है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, बहुत सारे फिनोमिना हो रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे आपको वो लाइन जो है ऐसे 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 थोड़ा ज़्यादा उसमें वेरिएशन मिलेगा रही लाइन। तो वही चीज़ है, द लैक ऑफ बॉडी वाटर एरिया एंड हाई टेम्परेचर डिस्पैरिटी इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन आइसोथर्म एस्टिमेटेड द टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे टेम्परेचर लो है, तो ये जो दोनों का डिफरेंस है इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो जब ग्रेडियंट होगा तभी टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर होगा। व्हेन द आइसोथर्म आर अपार्ट फ्रॉम द वन हीट ग्रेडियंट इज लो। अब लाइन में है तो आइसोथर्म है तो इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, क्योंकि ये इक्वल टेम्परेचर का लाइन है। अब यहाँ से एक लाइन है तो ये ग्रेडियंट बन जा रहा है, ये अलग टेम्परेचर का, एक अलग टेम्परेचर का, इस तरह से। द हीट ग्रेडियंट इज हायर व्हेन आइसोथर्म लाइन आर क्लोजर टू द क्लोजर वन, ठीक है। तो क्लोजर वन रहेगा तो जाहिर सी बात है वो ग्रेडियंट जो है हाई रहेगा, ठीक है। द पोलर रीजन ड्यू टू द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर द आइसोथर्म फाउंड इन द लो वैल्यू, ठीक है। लो टेम्परेचर पर लो वैल्यू रहता है आइसोथर्म, उतना उसमें मार्जिन नहीं रहता है। ट्रॉपिकल रीजन हाई वैल्यू ऑफ द आइसोथर्म आर फाउंड व्हेन टेम्परेचर इज हाई, ठीक है। इन जनवरी एंड जुलाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली इन द वर्ल्ड। ये सब तो हम बातें कर चुके हैं कि कब आपको ज़्यादा मिलता है कब कम मिलता है। द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। ये तो उतना कुछ है नहीं। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड डेली टेम्परेचर डिफरेंस। ये तो वही टेम्परेचर डिफरेंस वेरी गुड। अब ये देखिए, अब ये एक अर्थ है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये इक्वेटर है, हमने बताया था ये इक्वेटर है, और ये आपका कैप्रिकॉन है, और ये सॉरी ये कैंसर है, कॉप्रिकॉन है। तो आप देखेंगे जो सन का अपेरेंट मूवमेंट है ये इसी के बीच में होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे सन ऊपर नीचे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता रहेगा, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक टाइम साल में एक बार यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है, और साल में एक बार यहाँ पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बार जाते हुए भी पड़ रहा है, एक बार आते हुए भी पड़ रहा है, यानी यहाँ पे दो बार पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी इसी रीजन में आप देखेंगे हीट जो है, तो ये इसको हीट एक्सेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हीट एक्सेस है, ठीक है। अब यहाँ पे स्लाइंट होता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ इधर है इधर स्लाइंट होता जाएगा, तो यहाँ पे है जो सबसे लो मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रीटी जोन बोल रहा है, ठीक है। और ये दो इसके बीच में जो एरियाज हैं इसको टेम्परेट जोन बोल रहा है। मतलब टेम्परेट ना, मतलब बहुत ठंडा भी नहीं है और बहुत गर्म भी नहीं है, तो इसलिए टेम्परेट है। टेम्परेट का मतलब भी वही होता है कि थोड़ा रेंज में रहेगा, ठीक है, फिर भी ठंडा तो रहता है। और ये जो एकदम फ्रीज रहता है, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल जोन हो गया, इसके बीच में जो है एरिया है उसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम हो गए। अब यहाँ से अब आप देखेंगे एक यहाँ से अगर सपोज लाइन खींच दी जाए तो ये जो है सब ट्रॉपिकल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इंडिया जो है 8 डिग्री से 37 से 38 डिग्री तक है, ठीक है। तो 8 डिग्री ये वाला हिस्सा जो है ये 23 डिग्री है ना, 8 डिग्री लगभग यहाँ से इंडिया स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो इसीलिए ट्रॉपिकल आधा वाला आधा इंडिया जो है यहाँ वाला हिस्सा ये ट्रॉपिक में आ जाता है, और ऊपर वाला जो है एरिया इसके ऊपर वाला ये इसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से the difference between mean temperature of the hottest and coldest month is particular place is called annual temperature difference, ठीक है। ये एनुअल और डेली का ये सब बात कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एनोमलीज, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो प्रेशर क्या है, जैसे ये अगर अर्थ है ऐसे, इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर है, ये कुछ जो इसका ये जो गैसेस हैं हम हमारे ऊपर जो है ये बैठना चाह रही हैं, लेकिन ड्यू टू द टेम्परेचर और लो डेंसिटी ये ऊपर में है तो ये कुछ प्रेशर एग्जर्ट करती है, ठीक है। इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। तो ये बैरोमीटर मेजर ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम लोग एयर प्रेशर को मापते हैं, ठीक है। बार जो है ये भी एक यूनिट होता है, ठीक है। और 1 बार जो है प्रेशर होता क्या है, फोर्स अपन एरिया, ठीक है। तो फोर्स न्यूटन हो गया और एरिया जो है मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया ना इसमें यूनिट। तो 1 बार जो है ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी को अब ये 760 ऑफ मरकरी, ठीक है। तो 760 मरकरी जितना आपको भारी लगेगा वही एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। सिंपल लेयर जो है 760 का मरकरी हमने ले लिया, और पर्टिकुलर एक एरिया पे जितना वो प्रेशर क्रिएट करेगा वो होगा। तो और ये अगर इसके इक्वल हो जाए दोनों तो दोनों बराबर हो जाएगा, बैलेंस कर लेगा, तो वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मरकरी से उसको मापते हैं।
ये हमें पता नहीं चलेगा ना। तो आइसोबार, वही आइसोबार मतलब क्या हुआ, सेम सेम प्रेशर जहाँ पे रहेगा वो एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो अब जहाँ समंदर है वहाँ प्रेशर थोड़ा कम रहे, हाई रहेगा, और जहाँ लैंड है वहाँ प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। तो समुद्र वाले एरिया में आप देखेंगे कि वहाँ पे आइसोबारिक लाइन जो है, सेम प्रेशर वाली लाइन रहेंगी वहाँ पे थोड़ा वो कम रहेगा, मतलब उसमें डिफरेंस जो है वो कम रहेगा, ठीक है। आइसोबार लाइन दैट कनेक्ट द इक्वल प्रेशर, ठीक है, मीन सी लेवल प्रेशर, ठीक है। द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू प्लेसेस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। अब जैसे वहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट था, वैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बोल रहे हैं, ठीक है। द प्रेशर ग्रेडियंट इज लो व्हेन द आइसोबार लाइन आर अवे फ्रॉम द ईच। अब ऐसे है, वैसे है। अब अब सेम जगह से यहाँ से ऐसे कहीं और ऐसे कहीं, तो डिफरेंस हो रहा है ना। तो ये वही बोल रहा है कि अगर एक दूसरे से इधर उधर जाती हैं तो जो है प्रेशर ग्रेडियंट लो हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर ग्रेडियंट हाई रहेगा जब ये क्लोजर जाएंगे, मतलब ये भी हाई प्रेशर लाइन जा रहा है, ये भी हाई प्रेशर लाइन जा रहा है, तो ग्रेडियंट दोनों में ज़्यादा है ना, इस तरह की, ठीक है। तो हॉरिजेंटल एंड लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब अगर ऐसे अर्थ है तो ये आपका लैटिट्यूडनल हो गया, लैटिट्यूड हो गया ये, ठीक है। और ये आपका लॉन्गिट्यूड है तो इसको हॉरिजेंटल बोल रहे हैं, मतलब ऊपर ऊपर को, जैसे अगर यहाँ एटमॉस्फेयर है तो ऊपर, ठीक है। अगर ऐसे 3D में जैसे बनाया जाता है ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अब ये वाला एरिया में बताया कि इक्वेटोरियल रीजन था 10 डिग्री तक, ठीक है। और ये 35 डिग्री तक आपका ये पकड़ रहा है क्या, सब ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। और यहाँ सब फ्लोर है, तो यहाँ प्रेशर कैसा होगा, यहाँ प्रेशर हाई होगा, ठीक है। यहाँ प्रेशर एक्सट्रीमली लो होगा, यहाँ प्रेशर और हाई होगा, यहाँ प्रेशर और है, यहाँ मॉडरेट प्रेशर रहेगा। तो इस तरह का यहाँ पे कुछ प्रेशर का इसमें रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, पोलर पे हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। पोलर रीजन जो है 80-90 डिग्री के आसपास जो है वहाँ पे प्रेशर बहुत हाई रहता है, क्योंकि वहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं रहता, तो जो गैसेस हैं वो बैठती है या सबड्यूड करती है। सबड्यूड करने में क्या होगा, वहाँ पे गैसेस बढ़ेंगी, ऊपर नहीं जाएंगी, तो आपको प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे फील होगा, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो दोनों जगह, नॉर्थ में और साउथ में, दोनों में है। कोल्ड जो एयर है वो सबसाइड करेंगे, वही मैं बोल रहा था ना, विच इज़ क्रिएटेड द हाई प्रेशर, ठीक है। अब सब लोअर लो प्रेशर, तो अब यहाँ हाई प्रेशर है तो कहीं का एयर उठ करके यहाँ पे ऐसे बैठेगा, अगर सपोज इसको ले लिया जाए थोड़ा सा, तो यहाँ ये वाला प्रेशर देखिए, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सॉरी 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 यहाँ पे ये जो पार्ट बना है यहाँ पे लो प्रेशर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का एयर जो है यहाँ पे जाके सबट्यूट हो रहा है, सबसाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जाहिर सी बात है, अब अगर यहाँ पे हम लोग हैं ऐसे, अगर एक मैं अगर ऐसे ले लूँ और यहाँ पे अगर प्रेशर यहाँ पे एयर बैठेगा तो यहाँ से उठेगा और ये ऐसे जा करके यहीं तो बैठेगा। तो जब यहाँ बैठेगा तभी तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ये ऐसे सर्कुलेशन चलेगा, तो यहाँ लो बनेगा तो यहाँ से यहाँ ऐसे आएगा, और ये यहाँ जाएगा ऐसे जा करके, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा तो उठेगा, तो ऐसे यहाँ पे सर्कुलेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, अब यहाँ लो प्रेशर बन रहा है तो यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है तो यहाँ वाला इस जगह जाके बैठेगा, ठीक है। तो जो सब ट्रॉपिकल है वहाँ पे हाई बनेगा, यहाँ पे ऊपर में बनाया है, ये वाले एरिया में आप देखेंगे बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाई बनेगा, सेम चीज़ यहाँ पे, ये हाई बनेगा, ये हाई बनेगा, और यहाँ लो है, सॉरी यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई बना ना, और यहाँ पे हाई बना ये, तो ये वाला जो लो है यहाँ पे इसको हाई करेगा, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो सब पोलर लो प्रेशर है वो किसके किसके बीच में रहता है, वो 60 से 65 डिग्री के बीच में रहता है, ठीक है, दोनों हेमस्फीयर में, ठीक है। Despite low temperature throughout the year in this belt low pressure, in fact due to the rotation motion of the earth, air is transferred in these latitude resulting in the kinetic low pressure, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेटिवली आप देखेंगे जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ से टेम्परेचर तो यहाँ पे लो है, तो कंपेटिवली वहाँ से यहाँ पे हाई प्रेशर रहना चाहिए, लेकिन नहीं इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे और भी फिनोमिना काम करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अर्थ का मोशन है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है काइनेटिक लो प्रेशर यहाँ पे रहता है, गति की वजह से, ठीक है। यहाँ मूवमेंट कुछ नहीं है। फिर आप देखेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब इक्वेटोरियल रीजन में आप देखेंगे ड्यू टू द लो टेम्परेचर यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है, लो प्रेशर, तो लो प्रेशर बन रहा है, तो लो प्रेशर बनेगा तो
वो जा करके कहाँ जहाँ सबसाइड करेगा वहाँ पे सब ट्रॉपिक में जा करके वहाँ पे कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर है, वहाँ सबसाइड करेगा फिर से वहाँ पे। तो जो 30 से 35 वाला एरिया है नॉर्दर्न और साउथर्न का, इसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इसी को हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जा रहा है, वो अलग वजह से उसको हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। लेकिन आपको यहाँ जानना है कि यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बढ़ रहा है, ठीक है, इक्वेटोरियल लो, ठीक है। तो ये हॉर्स लैटिट्यूड बोलने के पीछे कहानी है कि जैसे समंदर में जैसे जब जाते थे ना नाव वगैरह या शिप वगैरह से, तो हाई प्रेशर की वजह से आप देखेंगे ना यहाँ पे ऐसे पूरा समंदर जो है ऐसे दूर से देखने से ना ऐसे आएगा, ऐसे समंदर ऐसे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा एकदम ऐसे रहेगा। तो लोग सोचते थे कि यहाँ पे क्या कुछ कोई दिक्कत है, सप्रेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो घोड़े वगैरह लेके जाते थे ना वो बलि चढ़ाने के टाइप का कुछ वहाँ पे उसको दे देते थे। तो इसीलिए बोला जाता है कि हॉर्स लैटिट्यूड आ गया, वहाँ घोड़ा देना शुरू करो। या जो है यहाँ पे डूबने का डर भी रहता था ना, तो लाइट करने के लिए और क्या फेंकेंगे, अपने घोड़े ही फेंकेंगे, आदमी तो अपने खुद को फेंकेगा नहीं इस टाइप से। और इक्वेटोरियल लो की बात कर लें तो वहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हीट हो रहा है तो सारे जो गैसेस हैं ऊपर चली जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये 5 से 5 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे द रीजन गेट वर्टिकल रेज सन थ्रू आउट द ईयर, ये हमने देख लिया, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। और सरफेस विंड जो है यहाँ पे होती भी नहीं है कि आकर के प्रेशराइज करें। द एयर बिकम लाइट एंड मूव अप टू द बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है। यही सब हमने बात कर लिया है और इसको जो है डोलड्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे अब देखें समुद्र में आप देखेंगे ना एकदम जो एयर जो वाटर है एकदम काम रहता है। यहाँ पे सीप वगैरह को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई विंड वगैरह कुछ नहीं चलती है कोई। लेकिन जहाँ पे सब ट्रॉपिकल जहाँ पे हॉट लैटिट्यूड है वहाँ पे ज़बरदस्त फेनोमेना रहता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं विंड पे। तो विंड क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लो प्रेशर है तो हवा लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे ऊपर उठेगी, और ये यहाँ पे जब यहाँ पे सबड्यूड होगा, सबसाइड होगा, तो यहाँ पे आकर के नीचे आएंगी। तो ऐसे एक सर्कुलेशन बनेगा। तो ये जो सर्कुलेशन बनता है ना इसी को विंड बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, सिंपल। द विंड इज एयर दैट मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, ठीक है। द वर्टिकल और नियरली वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर इज, अब जो वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है ये इसकी जो मैं बात कर रहा था, इसको यहाँ पे आपको देखेंगे एयर करंट बोलना है, इसको विंड नहीं बोलना है। विंड यहाँ पे हमेशा जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसको बोलना है, ठीक है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये जो है यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है। द ग्रेडियंट ऑफ एयर प्रेशर, अब जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगा, उतना तेज़ी से वो उसको कवर करना चाहेगा, तो वहाँ पे विंड का जो है वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगा, उसमें उतना वायलेंट विंड वो बहेगी, ठीक है। द हायर द ग्रेडियंट ऑफ द एयर प्रेशर टू प्लेसेस फास्टर द एयर मूव, ठीक है। व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द एयर प्रेशर बिटवीन द टू लो है तो यहाँ पे विंड स्लो है, ठीक है। अब बात करते हैं द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन इज ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कोरियोलिस फोर्स क्या है। अब हमने ये ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। ये है ना, तो ये लो है, तो अब ये हाई है, तो ऐसे लो बह रहा है ना ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाई है तो यहाँ से यहाँ पे आएगा ना ऐसे, और यहाँ पे हाई है तो ये इसकी तरफ आएगा, ऐसे ही तो होगा ना। ये इस लो प्रेशर को कवर करना जाएगा हाई प्रेशर से। तो लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये ऐसे होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो अर्थ का मूवमेंट है वो ऐसे है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है। तो अब यहाँ से चलती तो है लेकिन अब इसके घूमने की वजह से ऐसे हो जाता है। इसी को कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। कोरियोलिस फोर्स जो एक मूव मूव कर रहा है, ये ऐसे आ रहा है लेकिन हम मूव करके ऐसे चल रहे हैं, तो इसका जो डायरेक्शन है आप देखेंगे जब दौड़ते हैं तो बारिश वैसे तो इधर गिर रहा है, लेकिन आप दौड़ते हैं तो ऐसे ऐसे थोड़ा लगने लगता है बारिश, ठीक है, छाता लेके दौड़ते हैं उस टाइप का कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताना चाहे कि जो कोरियोलिस फोर्स है, विंड वगैरह हो गया, हमने यहाँ कहाँ पे थे? हाँ, तो ये कोरियोलिस फोर्स हो गया। तो कोरियोलिस फोर्स समझ में आ गया ना, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, इधर ऐसे हो जा रहा है और इधर ऐसे हो जा रहा है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स द विंड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द राइट इन द, तो राइट में हो रहा है, ये ऐसा है, ये राइट है तो इधर हो गया नॉर्दर्न में, और साउदर्न में कितना होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, ये लेफ्ट है तो इधर हो गया, ठीक है।
तो नॉर्थ में ऐसे होगा और साउथ में ऐसे होगा, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज एट इक्वेटर जीरो। अब इक्वेटर पे तो कोई होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो वहाँ तो एक्सिस बन रहा है ना, तो वहाँ से तो घूम ही रहा है, तो वहाँ पे तो जीरो ही होगा, ठीक है। द विंड डायरेक्शन चेंजेस ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ग्राउंड, ये सब रीजन है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी तरह के विंड्स होते हैं, ठीक है। द विंड आर थ्री टाइप्स, प्लानिटरी, सीजनल और लोकल। तो अब प्लानिटरी में आप देखेंगे कि द प्लानिटरी विंड जो है कॉन्स्टेंटली जो ब्लो करती है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ चेंज नहीं होता है, वो ऊपर ज़्यादातर ऊपर, ठीक है। तो इसमें आप एक देखेंगे कि और दो ट्रेड विंड होती हैं, इनको ट्रेड विंड, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ठीक है। और पोलर विंड्स, परमानेंट विंड, ये सब जो है प्लेनेटरी विंड है, क्योंकि ये पूरे बड़े लार्ज एरिया में चलती है। जैसे हम लोग जो बातें कर रहे थे, ये जो बात हमने करी थी ना, ये तो आप देखेंगे कि ये ईस्ट से आ रही है तो इसको ईस्टर्लीज बोलेंगे, और ये वेस्ट से आ रही है तो इसको वेस्टर्लीज बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, ये ईस्ट से आ रही है, इसको ईस्टर्लीज बोलेंगे, ईस्ट से आ रही है ना, ये ईस्टर्लीज हो गई है। और यहाँ पे लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, तो ये इधर से ऐसे जाएगी ना, इसको वेस्टर्लीज बोलेंगे, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है ये, थ्रू आउट द, आप देखेंगे ग्लोब चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको प्लानेटरी विंड बोला जा रहा है, ठीक है। और जो सीजनल है, जैसे लू वगैरह चलती हैं, वो सीजनल हो गई। लू तो सीजनल ही चलता है ना, मानसून वगैरह है। लोकल विंड, बहुत सारे लोकल विंड्स वगैरह चलते हैं लोकल फिनोमेना की वजह से, जैसे सी ब्रिज वगैरह हो गया, वो सब लोकल विंड्स वगैरह है, ठीक है। समंदर और लैंड का जो उसमें डिफरेंस रहता है, डेंसिटी और प्रेशर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, वो सब रहता है, ठीक है। तो ट्रेड विंड की बात कर लेते हैं। ट्रेड विंड जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से और इक्वेटोरियल लो प्रेशर चलता है, ठीक है। इसको ट्रेड विंड बोल रहे हैं। वेस्टर्ली जो है, आप देखेंगे कि जो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल हाई से जो सब पोलर लो की तरफ बढ़ रहा है, उसको वेस्टर्ली बोल रहे हैं। और ये 40 से 50 के बीच में कर रहा है, ठीक है। और इसको ईस्ट में, सॉरी, इसको ट्रेड विंड को ही ईस्टर्ली बोलते हैं ना, ठीक है। द फ्लो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और इसमें साउदर्न बोला जाता है, ठीक है। और ये इसकी वजह से जो है रेनफॉल वगैरह ज़्यादा होता है, ठीक है। और ट्रेड विंड को यहाँ पे ईस्टर्ली बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको ईस्टर्ली बोल रहा है, ठीक है। और ये वेस्टर्लीज किसको बोलते हैं? वेस्टर्लीज जो है हमने बताया था जैसे ऊपर में, ये अपर पार्ट में ऐसे सब ट्रॉपिकल हाई, हाई से जो पोलर लो की तरफ चलता है, उसको हम लोग वेस्टर्लीज बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोलर विंड्स। पोलर विंड्स चलती हैं वही जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। जो हाई प्रेशर लो पोलर हाई प्रेशर है, वहाँ से ऐसे करके जो विंड चलती है उनको हम लोग पोलर विंड्स बोलते हैं। तो ये आप देखेंगे प्लानिटरी विंड्स हैं, ठीक है। वो थ्रू आउट द ग्लोब चलती हैं। लो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी रहता है, क्योंकि ठंडा रहता है तो उसमें वाटर वेपर तो नहीं रहेगा, सब कंडेंस हो गया रहेगा। द वेस्टर्लीज इन द सब पोलर लो प्रेशर ट्रॉपिक्स कोलाइड विद द पोलर विंड, और यहाँ पे पोलर फ्रंट वगैरह जनरेट होता है, टेम्परेट साइक्लोन वगैरह आते हैं, ठीक है। सीजनल विंड की बात कर लेते हैं। दीज विंड्स जो है ये वहाँ पे लोकल की वजह से रहती है, जैसे लैंड सी ब्रिज, मानसून वगैरह जो है ये सब होती है, ठीक है। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज हो गया, मानसून विंड्स हो गया, ठीक है। और लोकल विंड्स आप देखेंगे चलती हैं, जैसे अपने यहाँ में लोकल विंड्स मतलब लू वगैरह, ठीक है। चीनूक चलता है यहाँ पे, रॉकी माउंटेन्स में चलता है। चीनूक ये ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन्स, कोलोराडो यूएसए में चलता है, ठीक है। सिरोको ये चलता है कहाँ? मेडिटेरेनियन सी में, सहारा डिजर्ट में, ठीक है। सहारा डिजर्ट से मेडिटेरेनियन की तरफ को जाता है, ठीक है। सिरोको जो है डिफरेंस नेम होता है, डिफरेंस है, जैसे गिबली बोला जाता है लिबिया में, खमसिन बोला जाता है इजिप्ट में, ठीक है। और ये जो रेत उड़ा कर ले जाती है ना, तो वहाँ पे लाल लाल हो जाता है, इसलिए उसको ब्लड रेन भी बोलते हैं, ठीक है। पोइन हो गया, पोइन आप देखेंगे फ्रांस अल्प्स में चल रहा है, ठीक है। ड्राइनेस एंड हीट ऑफ द पोइंस इज कॉल्ड आइस्टोमेट, ठीक है, ठीक है। और दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ पैस्चर, ठीक है। पोइन जो है हैज मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। सामुन, सामन आप देखेंगे अब कुर्दिश लैंड ऑफ इराक एंड इराक में चलता है, ठीक है। सामल, सामल चलता है इराक अरेबिया में, ठीक है। ब्लैक लोरल, लोरल जो है सॉरी रोलर जो है चलता है कहाँ पे? ड्राई सैंडी, और ये चलता है आपका ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए, ठीक है, ब्लैक रोलर। सीमून, सीमून चलता है कहाँ पे? अरेबिया में चलता है, ठीक है। योमा, योमा चलता है जापान में। हरमट्टन, हरमट्टन चलता है आपका सहारा डिजर्ट में, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट वाली है, ठीक है।
इसको डॉक्टर विंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है ड्राइनेस लाता है, कुछ जो ह्यूमिडिटी रहती है वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के उसको। नॉर्वेस्टर चलता है आपको न्यूजीलैंड में, काराबुरान चलता है, ब्लैक स्टोम बोलते हैं इसको, सेंट्रल एशिया में चलता है, मंगोलिया वगैरह में, ठीक है। ब्लिजार्ड आपको चलता है यूएसए साइबेरियन रीजन में, कनाडा, यूएसए और साइबेरियन रीजन में, ठीक है। कोइम्बैंग चलता है कहाँ पे, जावा में। कोइम्बैंग हार्मफुल टू द टोबैको क्रॉप्स, ठीक है। पापागायो चलता है कहाँ पे, मैक्सिको में। ये सब सीधा सीधा एग्जाम में आते हैं, ठीक है, मिलाने के लिए आता है कभी कभी। ग्रेगल जो है कहाँ चलता है, मेडिटेरेनियन सी में चलता है, मेनली इन विंटर्स, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप एक लिस्ट बना करके दिया हुआ है, आपको देखना है। नॉर्दर्न यूएसए में, नॉर्थ यूएसए में, विलो अलास्का में, पाम्पेरो अर्जेंटीना उरुग्वे में, पापागायो मेक्सिको में, पुरगा टुंड्रा रीजन में, बाइस आपका चलता है फ्रांस और स्विट्जरलैंड में, मिस्ट्रल चलता है स्पेन एंड फ्रांस में, बुरान चलता है रशिया में, बोरा चलता है एडियाटिक कोस्ट, ठीक है। केप डॉक्टर चलता है साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक में, हबाबो सूडान में चलता है, सैटन ईस्टर्न ईरान में चलता है। तो ये सब कोल्ड विंड्स हैं, ठीक है, अलग अलग इसमें किया है। और लेवेंटर चलता है स्पेन में, ठीक है। अब हॉट में देखेंगे, सिरोको सहारा डिजर्ट में चलता है, हरमट्टन चलता है गिनी कोस्ट में, चिनूक चलता है रॉकी माउंटेन यूएसए में, ब्रैक फिल्टर चलता है ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिक फिल्टर फोइन चलता है स्विट्जरलैंड में, सीमोन अरेबिया में चलता है, ब्लैक रूलर चलता है आपका नॉर्थ अमेरिका में, गिबली चलता है लिबिया में, खमसिन चलता है इजिप्ट में, लेस्टे चलता है कैनेरी आइलैंड में, चिली चलता है ट्यूनीशिया में, कोइम्बैंग चलता है जावा में, सामल चलता है इराक में, नॉर्वेस्टर चलता है न्यूजीलैंड में, सेंट आना चलता है साउथ कैलिफोर्निया में, सामन चलता है ईरान में, लू चलता है नॉर्दर्न इंडिया में, अयाला चलता है फ्रांस में, गैमसिल चलता है साउथ ईस्ट ईरान में, सोनालो चलता है साउथ ईस्ट स्पेन में, पॉइंट पोनियंटे चलता है मेडिटेरेनियन सी में, बर्ज चलता है साउथ अफ्रीका में, बागायो चलता है फिलीपींस में, सुखोवे चलता है रसिया और कजाकिस्तान में, हबूब चलता है सूडान में, ठीक है। तो ये हमारा हमने देख लिया कुछ लोकल विंड्स का नाम, जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे हम लोग जेट स्ट्रीम का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम में हमने जैसे बात की थी, थोड़ा उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो यहाँ पे ऊपर में जेट स्ट्रीम चलती है ना, ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में, तो वहाँ पे बहुत हाई वेलोसिटी के साथ विंड चलती है, ठीक है। तो वही दिखा स्ट्रॉन्ग विंड इन अपर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक हमें दीजिए, थैंक यू।